Hey guys, welcome on the Gravity Circle Biology channel. Dear students, आज के लेक्चर में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे. इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आप लोगों को स्टार्ट करवा रही हूं द डिफरेंट टूल्स विच आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग एनी काइंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड एक्सपेरिमेंट. ठीक है, बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का कोई भी एक्सपेरिमेंट कुछ एक टूल्स के बिना नहीं हो सकता. ठीक है, नाउ दीज टूल्स माइट अपीयर लाइक, आपको ऐसा लग रहा है टूल्स का मतलब कोई प्रॉपर टूल्स जैसे कि स्कैल्पेल हो गया, नीडल हो गया, ऐसे टूल्स ही टूल्स नहीं होते. कई बार टूल्स का मतलब एंजाइम्स भी हो सकता है. ठीक है, कई बार टूल्स का मतलब होस्ट भी हो सकता है, कई बार टूल्स का मतलब कोई कैरियर मॉलिक्यूल भी हो सकता है. तो टूल्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी हम लोग आज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके बिना बायोटेक बिल्कुल अधूरा है. इसके बिना बायोटेक समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि इसके बिना कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट ही नहीं होगा. सो लेट्स स्टार्ट कि दैट व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, तो मैं लिख रही हूं इसको यहां पर, आप सब ध्यान से देखेंगे. एक एक चीज समझ में आनी चाहिए हम लोगों को, स्टार्टिंग से लेके एंड तक. बी वेरी मच फोकस्ड, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो लेट्स सी, हम अगर बात कर रहे हैं What are the different tools of biotechnology, ठीक है, तब इसके अंदर हमारे सामने कुछ एक नाम आएंगे जिनका डिस्क्रिप्शन मैंने लास्ट क्लास में भी थोड़ा बहुत दिया था. ठीक है, बट लेट्स सी देम अगेन वंस मोर. सो द फर्स्ट वन ओवर हियर इज गोइंग टू बी अ पर्टिकुलर सेट ऑफ एंजाइम्स विच इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस. मतलब कि इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा. ये एंजाइम्स तो मैंडेटरीली चाहिए ही चाहिए है. ठीक है, उसमें से कौन कौन से नाम हमारे पास आते हैं. एक होता है आपके पास में सेट ऑफ एंजाइम्स के अंदर फर्स्ट हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ठीक है, हम बोलते हैं उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को बेसिकली हम अगर स्पेसिफिकली बोले कि हम कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात कर रहे हैं, तो हम उसको लिखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. ठीक है, ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स जो कि कैसे काम करते हैं हम अभी देखेंगे उसको. ये हुआ फर्स्ट. नेक्स्ट आता है आपका एंजाइम एक मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह काम करे, जो कि किसी को जोड़ सके ऐसा, उसको हम बोलते हैं डीएनए लाइगेस. और एक एंजाइम की कैटेगरी हमारे पास आती है जो कि पॉलीमराइजेशन करवा पाए, उसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज. और इन तीन एंजाइम्स की मैंडेटरी मतलब कि हम बोलेंगे अभिन्न हो गए, ये इनके रिक्वायरमेंट जरूरी है. ठीक है, दे कैन नॉट बी, वी कैन से इग्नोर्ड इन द प्रोसेस, दे आर रिक्वायर्ड. ठीक, दिस इज फर्स्ट कैटेगरी कॉल्ड एज एंजाइम्स. नेक्स्ट टूल कैटेगरी विल बी अ मॉलिक्यूल which can actually help in taking this particular gene of interest, as we have seen in the last class. gene of interest को लेके और हमारे होस्ट के अंदर लेके जाए, ऐसा कोई हमें मॉलिक्यूल चाहिए है. ठीक है, तो हम उसको बोल देंगे वेक्टर. अब मैं बता दूं कि टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वेक्टर जो है, इसकी रिक्वायरमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. उसका रीजन ये है कि कई बार हम बायोटेक के एक्सपेरिमेंट्स ऐसे करते हैं, जैसे कि जीन गन मेथड हम आगे पढ़ेंगे, जहां पर हमको वेक्टर की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती. ठीक है, हम डायरेक्टली ही जीन को इंसर्ट कर देते हैं होस्ट की बॉडी में. तो वेक्टर्स अगर चाहिए होंगे तो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जिसमें कि प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फेजमिड. ठीक है, फिर हमारे पास और भी आ सकते हैं. वेक्टर्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे हम इसके अभी. तो वेक्टर बेसिकली क्या हो जाएगा, विल बी अ कैरियर मॉलिक्यूल जिसके अंदर मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट फिट करके होस्ट के पास भेज रही हूं. ठीक है, कैरियर मॉलिक्यूल विच कैरीज जीन ऑफ इंटरेस्ट इन होस्ट बॉडी. ठीक है, इंटरेस्ट इन होस्ट बॉडी. ठीक है, ये हुआ. अच्छा, अब आता है नेक्स्ट हमारा थर्ड वाला वो होता है होस्ट खुद. ठीक है, होस्ट भी चाहिए है, तभी तो हम हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सप्रेस करवा पाएंगे. वी नीड एनी ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन एक्ट लाइक अ होस्ट, एंड होस्ट कैन बी ईदर बैक्टीरिया, इट कैन बी ईस्ट, इट कैन बी एनी एनिमल और प्लांट सेल. ठीक है, तो इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, होस्ट कैन बी बैक्टीरिया और ईस्ट एक्सेट्रा, बहुत कुछ हो सकता है. ठीक, these are the different
tools of biotechnology which we are going to study in detail one by one. Firstly, we are going to start with the tool called as enzymes. और एंजाइम्स में भी सबसे पहला टूल जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज मॉलिक्यूल्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट देम. 1 सेकेंड एवरीवन. ठीक है, हम बात करें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस की, उसको मैं सबसे पहले समझा रही हूं. देखो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज समझने के लिए हम कुछ एक एक्सपेरिमेंट समझेंगे, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आता ये. ठीक है, तो देखो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये क्या होते हैं, व्हाट आर दीज. तो एज वी आर रियली एबल टू सी दैट दिस पर्टिकुलर नेम एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ समथिंग हैविंग अ सफिक्स एज ASE, एस. और जहां पे भी तुम्हारे सामने एस आता है, ये हमेशा होता है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू एंजाइम्स. ठीक है, तो एस एज सफिक्स जब भी होता है तो ये होता है एक एंजाइम. तो हमें ये तो समझ में ही आ गया कि एक एंजाइम है. ठीक है, अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज नाम है. ठीक है, यहां पर वर्ड रूट तोड़िए, तो रेस्ट्रिक्ट करेगा किसी चीज को, कहां पर, एंडो मतलब कि इनसाइड, किधर, न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड के रिलेशन में बात हो रही है. ठीक है, तो वर्ड रूट तोड़ के थोड़ी बहुत तो समझ में आई बात कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस समवेयर इज डीलिंग विद द जेनेटिक कंटेंट. ठीक है, ओके, रेस्ट्रिक्टिंग समथिंग इनसाइड द जेनेटिक कंटेंट. नाउ व्हाट कैन बी दैट. तो इसको देखिए अगर ध्यान से, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जब हम बात कर रहे हैं, these are those enzymes, these are the enzymes, ये कुछ एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं which are also known as, इनको और क्या बोलते हैं हम, which are also known as, अब इनके बहुत सारे नाम है, एक नहीं है, लेकिन कुछ एक हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर नाइफ. ठीक है, कि मॉलिक्यूल के ऊपर एक चाकू की तरह कट कर सकता है ये. ठीक है, कौन सा मॉलिक्यूल, न्यूक्लिक एसिड, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर नाइफ्स. ठीक है, एंड ये हमने इसको एक नाम दिया, इसको हम लोग केमिकल नाइफ भी बोलते हैं, केमिकल नाइफ. ठीक है, ठीक है, एक्सेट्रा, इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ क्या समझने की बात है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है बेसिकली ये किस पर्टिकुलर जगह पर जाकर डीएनए को कट करेगा, न्यूक्लिक एसिड को कट करेगा. यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे नए नए पॉइंट आएंगे. कैसे पता चला हमें कि ऐसा कोई एंजाइम एग्जिस्ट करता है जो कि जाके डीएनए को कट कर सकता है. ठीक है, अब दीज आर द एंजाइम्स व्हिच आर आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर नाइफ्स. ठीक है, एक तो ये बात बताई मैंने. ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज. ठीक है, अब देखना, रिकॉग्नाइजेस, एक काम करता है ये, वो क्या करता है, इट रिकॉग्नाइजेस अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस. ठीक है, नोन एज पैलिंड्रोम, क्या बोलते हैं उसको हम, नोन एज पैलिंड्रोम. ठीक है, एंड क्रिएट्स कट ऑन इट, एंड क्रिएट्स कट ऑन इट. मैं तुम लोग को एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिख के दे रही हूँ, ये जो भी मेरे दिमाग बोल रहा है वैसे वैसे मैं लिखते जा रही हूँ. ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, वो जाता है और एक पैलिंड्रोम को ढूंढता है डीएनए के अंदर, और पैलिंड्रोम को ढूंढ के उसके ऊपर कट क्रिएट करता है. ठीक है, अब हाउ, तो इसमें इसके बारे में जानने के पहले हम समझेंगे एक पूरे एक्सपेरिमेंट को जो कि 3 साइंटिस्ट के मदद से हो रहा है. ये तीनों साइंटिस्ट नोबेल प्राइज विनर्स हैं. इनकी कहानी जानते हैं कि इन्होंने क्या किया ऐसा कि हमें ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का बायोटेक्नोलॉजी में यूज पता चल रहा है. ठीक है, तो देखो 3 साइंटिस्ट हैं, इनमें नाम है आर्बर, ठीक है, हैमिल्टन एंड नाथन. ये 3 साइंटिस्ट हैं, इनके नाम अगर भूल जाता है कोई तो मैंने एक अजीब सा निमोनिक बनाया हुआ है, उसको हम याद रखेंगे. एक लड़की का नाम है, उसको हम याद रखेंगे आहना. ठीक है, तो आहाना याद रखना, तो आर्बर हो जाएगा इधर,
इधर हो जाएगा आपका हैमिल्टन और इधर हो जाएगा नाथन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें तीनों साइंटिस्ट के सीक्वेंशियल वर्क याद रखना है। पहले आर्बर ने कोई काम किया, फिर हैमिल्टन ने क्या किया, फिर नाथन ने क्या किया, और फिर उनको क्यों नोबेल प्राइज जॉइंटली मिला, उन्होंने क्या साथ में काम किया है कुछ। ठीक है, तो क्यों नोबेल प्राइज जॉइंटली मिला, ये सब बातें देखेंगे। ठीक है, इन सबकी फोटोज देख लो। ये है वर्नर आर्बर, ठीक है, ये है हैमिल्टन ओ स्मिथ और ये है डेनियल नाथन्स। इन तीनों को क्या मिला है, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। ये एक कैटेगरी है नोबेल प्राइज की। ठीक है, इसमें 1978 में ये नोबेल प्राइज विनर्स हैं। क्या किया ऐसा, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, से हम एक एक करके इनके काम देखते हैं। ठीक है, पहली बात हम देखेंगे, साइंटिस्ट का वर्क देख रहे हैं। ठीक है, पहले मैंने जिनका नाम लिया उनका ही देखेंगे हम, आर्बर। ठीक है, तो आर्बर ने क्या किया, आर्बर ने देखा कि कुछ एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनके ऊपर वो स्टडी कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि वो किसी पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ढूंढते हैं और उसी के ऊपर जाके बाइंड करते हैं, और उस रिकॉग्निशन सीक्वेंस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। ठीक है, ये कब करा होगा उन्होंने, एक्चुअली वो काम देख रहे थे कुछ, वो क्या देख रहे थे कि होस्ट जो है वो बैक्टीरियोफेज के अटैक से कैसे बचता है। ठीक है, ही वॉज एक्चुअली परफॉर्मिंग वन काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट ओवर बैक्टीरियाज, और उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया जो है अपने आप को बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने वाले वायरसेस से, मतलब कि बैक्टीरियोफेज से कैसे बचाता है। ठीक है, क्या बैक्टीरिया के पास में कोई डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया बेसिकली किस तरीके से वायरसेस की एंट्री अपने अंदर रोकता है, हाउ डू दे एक्चुअली स्टॉप इट, वो स्टडी कर रहे थे आर्बर। ठीक है, तो आर्बर ने क्या किया, ही वाज स्टडीइंग समथिंग ओवर बैक्टीरियोफेज एंड द बैक्टीरियाज, एंड ही केम टू वन कंक्लूजन दैट बैक्टीरिया कैन रिस्ट्रिक्ट, क्या कर सकते हैं, कैन रिस्ट्रिक्ट द बैक्टीरियोफेज एंट्री। ठीक है, एंट्री, ठीक है, बाय टू मैकेनिज्म्स, दो तरीकों से वो बैक्टीरियोफेज की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं, और अगर बैक्टीरियोफेज आ जाए गलती से भी तो उसके जेनेटिक कंटेंट को अपने जेनेटिक कंटेंट से मिक्सअप नहीं होने देता है। ठीक है, वायरस क्या करता है, वायरस किसी के भी सेल में आता है, सेल में आने के बाद में उसका जेनेटिक कंटेंट सेल के जेनेटिक कंटेंट के साथ मिक्स कर देता है और सेल के अंदर अपने प्रोटीन बनवाता है। यही एक्चुअल मैकेनिज्म है वायरसेस के एक्शन का। तो क्या वायरस सिर्फ एनिमल सेल पे काम करता है, नहीं। क्या प्लांट में वायरल इन्फेक्शन नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। क्या बैक्टीरिया पे वायरल इन्फेक्शन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, और बैक्टीरिया पे वायरल इन्फेक्शन जब होता है तो उस वायरस को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस, और वो भी अपना जेनेटिक कंटेंट बैक्टीरिया के जेनेटिक कंटेंट साथ मिक्सअप करना जानता है वायरस। ठीक है, अब देखते हैं आर्बर ने क्या स्टडी किया। उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया अपने अंदर बैक्टीरियोफेज के रेप्लिकेशन को रोकने के दो मैकेनिज्म अडेप्ट करते हैं। एक मैकेनिज्म जो वो अडेप्ट करते हैं ना, वो होता है रेस्ट्रिक्शन। ए, अरे यार ये दो बार ए हो रहा है, तो हम इसको 1 कर देते हैं। ठीक है ना, अब देखो, एक होता है आपके पास में रेस्ट्रिक्शन, क्या रेस्ट्रिक्ट करना है। ठीक है, और एक होता है मॉडिफिकेशन, क्या मॉडिफाई करना है। दोनों चीजें देखते हैं। ठीक है, एक तो बैक्टीरिया ऐसे एंजाइम्स बनाना चालू करता है बच्चों, वो एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करे और वायरस के डीएनए को कट कर दे। ठीक है, वायरस के डीएनए को कट कर दे, उसको हम बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो जिस एंजाइम ने ये काम किया है वो डीएनए को कट कर रहा है, और डीएनए होता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो हम बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। आया समझ में, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करेंगे। ठीक है, दैट बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस सर्टेन एंजाइम्स, ठीक है, called as restriction endonuclease, which cleaves मतलब कि तोड़ देते हैं, cleaves the viral DNA। ये काम किया इन्होंने। अच्छा,
क्या इतना स्मार्ट होगा ये एंजाइम कि ये सिर्फ वायरस के ही डीएनए को कट करे? ठीक है, तो अब ये वाली बात समझने की है कि क्या सिर्फ वायरस का डीएनए कट होगा कि बैक्टीरिया का भी डीएनए तो कट नहीं हो जाएगा कहीं बाय चांस? ठीक है, मतलब कि हमने एक ऐसी कैंची बना दी जो कि डीएनए पे चलती है। अब डीएनए तो भाई वायरस का कट करना है, लेकिन कहीं बैक्टीरिया का खुद का डीएनए कट ना हो जाए, इसीलिए एक सेकेंड प्रोसेस भी आती है और वो आती है मॉडिफिकेशन। अब जहां जहां से वो बैक्टीरिया के अंदर बनाया हुआ एंजाइम वायरस का डीएनए कट करेगा, उस सीक्वेंस को कट करना सिखाया हमने उसको। ऐसा ही सीक्वेंस अगर उसको बैक्टीरिया के डीएनए के पास मिल गया तो वो उसको भी कट कर देगा। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करने देना है, इसीलिए हम बैक्टीरिया के डीएनए को प्रोटेक्ट करवाएंगे। हम बैक्टीरिया के डीएनए में कुछ एक सीक्वेंसेस पर मिथाइल ग्रुप ऐड करवाएंगे, हम मिथाइलेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए करवाएंगे और ये होगा मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो एक और बात लिख लेते हैं यहां पर, दैट बैक्टीरियल डीएनए इज प्रोटेक्टेड। आई होप कि सबको दिख रहा हो, बैक्टीरियल डीएनए इज प्रोटेक्टेड, ठीक है, फ्रॉम क्लीवेज, वो खुद ना टूट जाए, क्लीवेज बाय मॉडिफिकेशन। ठीक है, और मॉडिफिकेशन में क्या होता है? मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व्स एडिंग मिथाइल ग्रुप, है ना, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है पर जनरली मिथाइल ऐड करते हैं, मिथाइल ग्रुप टू बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है, इस हिसाब से हम बोलेंगे कि मॉडिफिकेशन इज मेनली इन्वॉल्विंग मिथाइलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, एंड रेस्ट्रिक्शन इज मेनली इन्वॉल्विंग, अच्छा, मिथाइलेशन ऑफ कौन सा डीएनए? बैक्टीरियल डीएनए, एंड रेस्ट्रिक्शन इज इन्वॉल्विंग क्लीविंग और क्लीवेज ऑफ वायरल डीएनए। इस तरीके से बैक्टीरिया अपने अंदर बैक्टीरियोफेज की एंट्री को प्रिवेंट करता है। और ये सारी बातें किसने समझी? ये सारी बातें समझी आर्बर ने स्टडी किया ये सब कुछ, और आर्बर ने देखा कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, और आर्बर ने ही बताया कि इस प्रकार के मैकेनिज्म से होस्ट अपने आप को प्रिवेंट कर लेता है बैक्टीरियोफेज से। ठीक, ये समझ आया? अच्छा, ये था आर्बर का वर्क। तो आर्बर ने क्या क्या बातें स्पेसिफाई की, आर्बर के पॉइंट्स मैं बोल रही हूं और तुम लोग ध्यान से सुनो। आर्बर साइंटिस्ट जो है उन्होंने बताया कि बैक्टीरियोफेज के डीएनए की एंट्री से अपने आप को बचा सकता है। तरीके दो होते हैं, या तो बैक्टीरिया वायरस के डीएनए को कट कर देगा, ठीक है, और वायरस के डीएनए को जब वो कट कर रहा होगा तब उसको अपने खुद के डीएनए को प्रोटेक्ट करना है, तब वो दूसरा एक और काम करेगा कि अपने डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा ताकि रिकॉग्नाइज हो जाए और वो अपने ही डीएनए को कट ना करवा दे। ठीक है, जब वो कटिंग वाला काम है तब बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से हो रहा है, और जो डीएनए खुद का मॉडिफाई कर रहा है वो हो रहा है मिथाइलेटिंग एंजाइम्स की मदद से, मिथाइलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, ये दो काम कर रहा है। और आर्बर ने ये भी स्पेसिफाई कर दिया था कि रिकॉग्निशन कुछ ही पर्टिकुलर साइट्स का होता है और उनको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। ठीक है, तो आर्बर का ही ये पॉइंट है दैट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, आइडेंटिफाइज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, तो इतनी बात सबको क्लियर है। अब आप लोगों को ये जानना है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता क्या है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दैट व्हाट आर पैलिंड्रोम्स। ठीक, मुझे 100% श्योर है कि अगर आपने टॉपिक पूरा ठीक से पढ़ा मेरे से तो बिल्कुल एक भी शब्द आपको इधर उधर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एवरीथिंग विल बी क्लियर। ठीक है, चलो अब देखते हैं पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं। पैलिंड्रोम्स, ठीक है, अब ये पैलिंड्रोम्स जनरली हमारे एक्चुअल में इंग्लिश के अकॉर्डिंग वर्ड है। ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हमने इनको ढूंढ लिया डीएनए के रिस्पेक्ट में। पैलिंड्रोम होता क्या है? जो कि आगे पीछे एक समान ऐसे अगर शब्द हमारे सामने आए तो हम बोलते हैं पैलिंड्रोम, जैसे कि मैडम, ठीक है, मलयालम, है ना, और
हिंदी में भी आता था मुझे एक, मैं बताऊंगी। इतना गंदा मलयालम लिखा है मैंने, ये प्लीज वेट। हाँ, व्हाट आई हैव डन दैट, मरियम लग रहा था वो। ओके, मलयालम, मलयालम सही लिखा ना, है ना? हाँ सही है, ठीक है। मैडम मलयालम। और बताओ यार, और क्या हो सकता है? बहुत सारे हो सकता है ना। हिंदी वाला याद आ गया था। हाँ, हिंदी वाला क्या है देखना। तेजू के पापा के जूते। पढ़ लो तुम इधर से, तेजू के पापा के जूते। आगे पीछे एक समान हो रहा है, ठीक है। अब डीएनए में कैसे पैलिंड्रोम होगा यार? तो डीएनए का पैलिंड्रोम समझते हैं, ठीक है। तो अब डीएनए में पैलिंड्रोम बेसिकली ये एक सिंगल लाइन की बात नहीं हो रही, वो डीएनए स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं। मतलब कि एक स्ट्रैंड दूसरा स्ट्रैंड, पहला स्ट्रैंड दूसरा स्ट्रैंड, ठीक है। तो डीएनए की बात अगर हम करें तो डीएनए में पैलिंड्रोम कैसे है? जैसे कि मैंने लिखा GTTAAC, ठीक है। तो क्या ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है? तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करें? तो हम देखेंगे ये 5' से 3' एंड है, मान लेते हैं एक डीएनए स्ट्रैंड का। तो इधर 5' से 3' एंड के साथ ही लिंक होगा डेफिनेटली। तब इधर बताओ, क्या मैं ऐसे लिखूं जी, ठीक है, टी, ठीक है, टी, ठीक, ए सी, ये हुआ पैलिंड्रोम, ठीक है। तो सारे सीक्वेंसेस के पैलिंड्रोम होते होंगे क्या? ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। अब जैसे मैं एक रैंडम सीक्वेंस लिख रही हूं, देखना तुम लोग ध्यान से, ठीक है। ATGACAC, ठीक है। अब मैं देखो इसको लिख रही हूँ 5' और इधर 3', तो मैं इसको 5' और 3' करूंगी, तब तुम देखना C pairs with G, A pairs with T, ठीक है। C pairs with G, A pairs with T, G pairs with C, A pairs AT, and ठीक है। Is there any kind of, we can say palindromy appearing over here? Of course not. This is not a palindrome, but this one is a palindromic sequence, ठीक है। So now I hope कि आप लोगों को palindromes क्या होते हैं डीएनए के प्रोस्पेक्ट से ये वाली बात समझ में आ गई, और आर्बर ने क्या बताया ये बात भी समझ में आ गई। तो हमने कवर कर लिया आर्बर के स्टेटमेंट को, ठीक है। तो आर्बर सर आप कवर हो चुके हैं, इधर हम आपके ऊपर स्टार लगा देते हैं 3, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्मिथ हैमिल्टन है। हैमिल्टन नाम याद रखना ताकि तुम्हें ये याद रहे कि हमने आहाना याद रखा था ठीक है। ये हमको पीछे से गाली दे रहे होंगे कि हमारा क्या हाल कर दिया है, वी आर नोबेल प्राइज विनर्स, हमारा नाम आहाना रख दिया आपने देखो हैमिल्टन, हैमिल्टन ने क्या किया, ठीक है। हैमिल्टन का काम बड़ा इजी लगेगा याद करने, क्योंकि इनका काम H से चालू होता है, ठीक है। तो he actually found out, he said yes, Arbor is saying absolutely correct। इसने क्या बोला? आर्बर बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि मैं तो करके देख लिया ऐसा, और मेरे को मिल रहे हैं 2 एंजाइम, और मैंने उनको ढूंढ भी लिया और उनको कैरेक्टराइज भी कर लिया कि वो किसको वो जाके बाइंड करके काटते हैं। कितनी बड़ी बात है, ठीक है। आपको किसी ने ऐसे हवा में बात बोली ठीक है, और हवा में बोली हुई बात को आपने प्रूफ करके दिखा दिया, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो हैमिल्टन ने प्रूफ किया, तो हैमिल्टन मतलब बहुत रिकॉग्नाइजेबल व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है। तो क्या किया हैमिल्टन ने? हैमिल्टन ने 2 काम किए, हैमिल्टन ने 2 पेपर पब्लिश किए। एक था ही आइसोलेटेड द HIND2 नेम्ड एंजाइम, ठीक है। इन्होंने एक एंजाइम आइसोलेट किया, उसका नाम है HIND2, ये एंजाइम का नाम है, ठीक है ना दिस इज एन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया, ठीक है, डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड एंड आइसोलेटेड लिख देती हूं मैं यहां पे, डिस्कवर्ड एंड आइसोलेटेड HIND2 एंजाइम, ठीक है। प्लस एक और काम किया इन्होंने, he characterized the mechanism of action, he characterized it कि कैसे काम करता है, and gave the mechanism of action, ठीक है। बहुत ही बड़ा काम है ये वाला, ठीक है। इसमें बहुत इयर्स लग जाते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना। तो अब समझ रहे हो, इन्होंने हैमिल्टन ने HIND2 एंजाइम को डिस्कवर किया, आइसोलेट किया और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दे दिया। ऐसे करके इन्होंने 2 पेपर पब्लिश कर दिए, पेपर रिसर्च वर्क की पब्लिश कर दिया, ठीक है ना, न्यूज़पेपर नहीं, ठीक है। तो दिस इज डन। आर्बर समझ आ गया, हैमिल्टन समझ आ गया। अब तीसरे व्यक्ति को हम निपटाते हैं, ओके।
चलो हैमिल्टन सर भी हो गए हैं। अच्छा अब हम आते हैं नाथन के ऊपर कि नाथन ने क्या किया। ठीक है, नाथन ने बोला कि ऐसे कैसे चलेगा, रुको मैं भी कुछ करूंगा। ठीक है, तो व्हाट नाथन डिड, heights of this bike and everything, you know, the sound is too much. I am really sometimes very much irritated out of all these things and difficult finding the time to, you know, speak up because most of the times I face such kind of sounds. Let it इसको इग्नोर करते हैं। अभी हम देखते हैं नाथन ने क्या किया। ठीक है, तो नाथन डिड व्हाट, नाथन एक्चुअली did something we can say which is a kind of innovation or creativity in their early works. उन्होंने पुराने काम में क्रिएटिविटी डाल दी। कैसे, नाथन ने इसका उपयोग मेडिसिन में कैसे होगा करके वो बताना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नाथन said and found out the possibilities, ठीक है, possibilities, okay, of the research, okay, in field of medicine etc. अलग अलग फील्ड में इसको इंप्लीमेंट कर दिया। तो नाथन का मेन काम क्या हो गया, इंप्लीमेंटेशन। इन्होंने क्या कर दिया, मेनली इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, ये कर दिया इन्होंने। तो तीनों साइंटिस्ट को इसीलिए मिलकर मिला एक नोबेल प्राइज। ठीक है, नोबेल प्राइज, ठीक है, इन द मेडिसिन फील्ड, है ना। और नोबेल प्राइज का टाइटल था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, मुझे याद आ गया, ऐसे बता रही हूं। एंड देयर एप्लीकेशंस इन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, एप्लीकेशंस इन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ठीक है, ये हेडिंग पर इन तीनों को कलेक्टिव नोबेल प्राइज मिला है। ठीक, सबको समझ आ गया है ना। अब हमने जो देखा था आर्बर का वर्क, मैंने बताया था कि आर्बर ने बताया कि किस प्रकार से बैक्टीरिया अपने अंदर बैक्टीरियोफेज की एंट्री को प्रिवेंट करता है। उसको एक डायग्रामेटिक व्यू देख के समझो तो बहुत क्लियर होगी चीजें। मान लो कि एक बैक्टीरियोफेज वायरस है। ठीक है, ये है बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, और ये है हमारे पास में बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्या करते हुए दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक कंटेंट बैक्टीरिया के डीएनए कंटेंट बैक्टीरिया के अंदर भेज रहा है बेसिकली। अब देखो बैक्टीरिया ने क्या किया, बैक्टीरिया ने कुछ एंजाइम्स बनाए, जो गोल गोल ग्रीन दिख रहे हैं, ये एंजाइम्स बनाए। ये एंजाइम कहलाते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये वायरस के डीएनए पे स्पेसिफिक सीक्वेंस ढूंढेंगे और कट क्रिएट कर देंगे। तो हमें क्या मालूम पड़ा कि वायरस का डीएनए टुकड़े टुकड़े हो गया। ठीक है, अच्छा, इसी समय पर इन्होंने बैक्टीरिया के डीएनए को क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि बैक्टीरिया के डीएनए के ऊपर ऑलरेडी ये ब्लू कलर के बल्ब दिख रहे हैं, ये मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिए गए थे। मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिए, इनको सिक्योरिटी दे दी एक तरीके से हमने कि अब बैक्टीरिया का डीएनए नहीं कटेगा, सिर्फ वायरस का ही कटेगा। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप्स एट रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस ब्लॉक द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल डीएनए फ्रॉम बीइंग क्लीव्ड। आई रियली होप कि इसके बाद आप लोगों को इसमें डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। रेस्ट्रिक्शन का मतलब कट क्रिएट करना होता है और कट वायरल डीएनए में क्रिएट होंगे। मॉडिफिकेशन का मतलब मिथाइल ग्रुप ऐड करना होता है और मिथाइल ग्रुप बैक्टीरिया के डीएनए में ऐड होंगे। Is this done? ठीक है, so probably this is well understood by all. Now we will see the restriction endonuclease enzymes and how they are going to work. ठीक है, तो NCERT has given us a lot of text and I have taken the text also, but मैं इसको read नहीं करने वाली हूँ। I'll explain everything to all of you. Then we'll see कि हमें इसमें एक्स्ट्रा और क्या पढ़ना है। ठीक है, so let's see that what other restriction endonuclease enzymes going to do. ठीक है, तो restriction endonuclease है ना, अब ये बात आती है। तो इसमें they will always find out specific recognition sequences called as palindromic sequences, है ना। ये हमेशा ही specific recognition sequence ढूंढेंगे जिनको हम palindromic sequence बोलते हैं, और उसके अंदर फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज को कट करके, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ के और डीएनए के एक सेगमेंट पे इन्होंने काम किया है तो दो सेगमेंट टुकड़े कर देंगे एक जगह से कट क्रिएट करके। ठीक है, तो ये हुए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का बेसिक मतलब। ठीक है, अब देख लो, मैं यहां लिख देती हूँ उसको डेफिनेशन के फॉर्म में प्रॉपरली। ओके,
restriction endonuclease short में लिख रही हूँ, are those enzymes, ठीक है, which recognizes specific palindromic sequences on the DNA and breaks phosphodiester bond ठीक है, phosphodiester bond, thereby cleaving the DNA strand, ठीक है, ये होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक को थोड़ा सा क्विकली देखेंगे कि हमें कहां तक हमने कर लिया है, ठीक है। देखो, टूल्स पढ़ रहे थे, टूल्स में क्या क्या टूल बता दिए मैंने, एंजाइम बता दिए और वेक्टर्स बता दिए और होस्ट बता दिया, ये सब बता चुकी हूँ, ठीक है। अब आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यहां से देखो, इन द ईयर 1963, सन 1963 में 2 enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli bacteria were isolated. 2 ऐसे एंजाइम्स आइसोलेट करे गए जो कि बैक्टीरियोफेज की एंट्री को ई कोलाई में प्रिवेंट करते हैं। वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए, एक तो मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा है डीएनए में, while the other cut डीएनए, कट बैक्टीरियल डीएनए, ये एनसीईआरटी ने स्पेसिफाई नहीं किया, हमको अपने दिमाग से याद रखवाना पड़ेगा इसको कि यहाँ पर बात कौन से डीएनए की हो रही है, ठीक है। तो इधर देख लो, मैं लिख देती हूँ, कट वायरल डीएनए एंड मिथाइल ग्रुप एडिंग टू द बैक्टीरियल डीएनए, इसकी बात हो रही है, ठीक है। नाउ द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस HIND2, जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है ऑलरेडी, whose functioning depended on a specific DNA nucleotide, मतलब कि palindrome, was isolated and characterized a few years later. ये काम किसने किया है? आर्बर ने, ठीक है। It was found that HIND2 always cut DNA molecules at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs, ठीक है। HIND2 हमेशा 6 बेस पेयर्स को रिकॉग्नाइज करके उसके ऊपर ही कट क्रिएट करता है, और कौन से 6 बेस पेयर्स को वो रिकॉग्नाइज करता है? वो रिकॉग्नाइज करता है GTTAAC को, ठीक है। 5' to 3' और 3' to 5' लिख रही हूं मैं, ठीक है। ये किसको रिकॉग्नाइज करता है? हमेशा ही GTTAAC को, ठीक है। और ये कट क्रिएट कर देता है उसमें, ठीक है। कट कैसे क्रिएट करता है? इस T और A के बीच का फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तोड़ देगा और A और T के बीच का फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तोड़ देगा और डीएनए को तोड़ के 2 टुकड़े कर देगा, 5' GTT 3', ठीक है, 3' CAA 5', एक तो ये टुकड़ा हो जाएगा और दूसरा टुकड़ा हो जाएगा 5' AAC 3' और 3' TTG 5'। ये 2 टुकड़े हो गए हमारे पास में डीएनए मॉलिक्यूल के, विथ द एक्शन ऑफ विच एंजाइम? HIND2, ठीक है। अच्छा, दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर HIND2। इसको पूरे को GTTAAC को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ये पूरा क्या है? रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा, ये समझ आ गया। फिर ऐसे करके कितने एंजाइम्स हमें मालूम है, ये बता रही है एनसीईआरटी हमें। तो एनसीईआरटी बताती है कि हमारे पास करीबन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम 230 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरियाज हैव बीन फाउंड येट टिल डेट। ऐसे करके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा मत सोचना, ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में कई बार क्वेश्चंस इस इंफॉर्मेशन से पूछे हुए हैं। नीट के अंदर हमेशा इसका एग्जाम्पल पूछते हैं और ये नंबर भी पूछते हैं। 900 और 200 करके भी कंफ्यूज करते हैं, 930 और 200 भी कर देते हैं, 900 और 250 भी कर देते हैं, और हमें याद रखना है आंसर क्या है?
900 एंजाइम्स और 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरियाज, ठीक है। तो ऐसे करके हमने अभी तक HIND2 के अलावा EcoR1, ठीक है, SMA1, ऐसे करके हमने 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी तक ढूंढ निकाले हैं जो कि इस प्रकार का काम करते हैं, ठीक है। अब जब हम बात करें इनका नेमिंग कैसे करना है, तो नेमिंग सीखते हैं हम लोग कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये HIND वगैरह ऐसे नाम क्यों दिए हुए, ठीक है। इनको हमने एस नाम क्यों नहीं दिया, इनको हमने नाम अलग तरीके से दिया हुआ है। देखो एक एंजाइम मानते हैं HIND2, ठीक है। एक और ले लेते हैं अपन, 2 एग्जांपल कर लेंगे, EcoR1, ठीक है। इनके नेमिंग कैसे हुई होगी, तो द नेमिंग ऑफ दीज बेसिकली आर समवॉट लाइक, बताती हूं मैं। नेमिंग ऑफ, हमारा टॉपिक है ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, ठीक है, हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, ओके। सो सी दिस एवरीवन, HIND2 का नामकरण कैसे हुआ। H ये उस बैक्टीरिया जिससे निकाले गया है उसका जीनस रिप्रेजेंट करेगा। H इज गोइंग टू बी हीमोफिलस, ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है, जीनस, ठीक है। तो मैं यहां लिख देती हूं, दिस ऑलवेज इज गोइंग टू बी कैपिटल, ऑलवेज कैपिटल, फर्स्ट लेटर, ठीक है, फर्स्ट लेटर है ना। एंड इंडिकेट्स, इंडिकेट क्या करता है ये, इंडिकेट्स द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस, द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस, ठीक है। बैक्टीरिया का जीनस क्या है, उसके फर्स्ट लेटर को ये इंडिकेट करता है। फिर आता है हमारे पास में IN, जो 2 हैं अगले, ठीक है, इनको साथ में उठाएं तो IN, इन्फ्लुएंजे, इन्फ्लुएंजे, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करेंगे, देखो दिस इज ऑलवेज स्मॉल कैप्स, है ना, स्मॉल कैप्स लेने, ऑलवेज स्मॉल कैप्स, ठीक है। कौन, 2 लेटर्स आफ्टर द फर्स्ट वन, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ सेकेंड एंड थर्ड लेटर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ऑफ द एंजाइम। अच्छा, इंडिकेट क्या करते हैं, इंडिकेट द फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ स्पीशीज, द फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ स्पीशीज, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में इन्फ्लुएंजे, ठीक है। तो हमारे पास हो गया H, फिर आ गया हमारे पास में IN, फिर आता है D। D क्या चीज है, तो D इज गोइंग टू बी स्ट्रेन, मैं पहले एक का ही कर रही हूं यहां पर, D इज गोइंग टू बी स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। स्ट्रेन क्या है, ठीक है, तो D हो जाएगा, थर्ड वन इज गोइंग टू बी स्ट्रेन, तो मैं लिख देती हूँ द फोर्थ लेटर, है ना, द फोर्थ लेटर indicates strain of bacteria, ठीक है, strain of bacteria, ठीक है। फिर आता है 2, अभी 2 क्या है, ये हमेशा होता है रोमन न्यूमेरिकल्स में, तो 2 ऐसे करके लिखा है, ठीक है। तो दिस इज रोमन नंबर ऑलवेज, है ना, और indicates letter, indicates the number of isolation of enzyme, ठीक है। ये एंजाइम कौन से नंबर पे आइसोलेट हुआ ये इंडिकेट करेगा। तो हमें HIND2 का पूरा समझ में आया, फर्स्ट विल रिप्रेजेंट जीनस, ठीक है, दिस द 2 विल रिप्रेजेंट स्पीशीज, ठीक है, देन दिस D विल रिप्रेजेंट द स्ट्रेन एंड दिस रोमन न्यूमेरिकल विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ आइसोलेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है, द नंबर ऑफ आइसोलेशन ऑफ एंजाइम इन अ गिवन लैब, एक गिवन लैबोरेटरी में, ठीक है, इन अ गिवन लैबोरेटरी। इतना समझ आ गया सभी लोगों को, तो इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, इतना ही ले लो, फर्स्ट वाला हम समझ रहे थे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नामकरण कैसे करें, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल बता रही हूं, हम लेते हैं NCERT ने हमारा क्या एग्जाम्पल दिया वो वाला, ठीक है। सो लेट्स सी EcoR1, ठीक है। पता नहीं बच्चे और टीचर्स भी कई सारे इकोरी बोलते हैं इसको, ठीक है। HIND2 को कई सारे लोगों को मैंने हिंदी प्रोनाउंस करते हुए सुना है। प्लीज डोंट डू दिस काइंड ऑफ ब्लंडर, वी आर गुड स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड वी विल नॉट मेक
such kind of statements जैसे कि बायोलॉजी को शर्म आ जाए, ठीक है, तो डोंट डू दैट एवर। अब देखो E को R1, तो दिस विल बी इश्चेरिचिया। अरे इसकी स्पेलिंग हमेशा गलत लिखती हूँ मैं, रुको, इश्चेरिचिया। मेरे को प्लीज बताना कि मैंने सही लिखी है कि नहीं। इश्चेरिचिया है ना, ठीक है। कोलाए, ठीक है, ये क्या हो गया, जीनस, ये क्या हो गया, स्पीशीज, ठीक है। फिर आर क्या है, आर विल बी द स्ट्रेन। अब स्ट्रेन का नाम इसका है ना, ऐसा सिंपल स्ट्रेन नहीं, इसका नाम है आर वाई, तो आर वाई हो गया स्ट्रेन, ठीक है। और नंबर ऑफ आइसोलेशन 1 लिखा है हमने, तो 1 क्यों लिखा है, क्योंकि नंबर ऑफ आइसोलेशन ऑफ एंजाइम वाज 13, तो हमने 13 का भी पहले वाला ले लिया, ठीक है, इज 13, तो 13 में क्या ले लिया हमने, 1, यहां से उठा के ये 1 ले लिया और ये रोमन में लिख दिया, ऐसे के नामकरण होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम समझ में आ गई है। नाउ सी, देखते हैं इसको, ओके देखते हैं ना। द कन्वेंशन ऑफ और फॉर नेमिंग दीज एंजाइम्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस, द सेकेंड 2 letters come from the species of the prokaryotic cell, ठीक है, from which they were isolated. Example, Eco R1 comes from Escherichia, spelling गलत थी, E आएगा, coli RY 13. In Eco R1, the R is derived from the name of strain, and Roman number following the name indicates the order in which the enzymes were isolated from the strain of bacteria, number of isolation of the enzyme, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स को बिलोंग करते हैं, और उस कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियेजेस, ठीक है। तो न्यूक्लियेजेस क्या होते हैं ये देखना है अब हमको, ठीक। तो ये इतना हो गया आज की क्लास में। अब न्यूक्लियस में आपको अगली क्लास में पढ़ा रही हूं, यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को, वरना क्लास बहुत लंबी खिंच जाएगी, ठीक है। सो बाय एवरीवन एंड we'll meet in the next class and we'll study that what are the different types of nuclease enzymes, and we will also make a very good mnemonic for remembering all the restriction endonuclease enzymes. So don't forget to like, share and subscribe this channel. Thank you so much.